टर्नर सिंड्रोम। लिखो अगला रोग, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। आज और जल्दी आए आप लोग, मेरे को तो आना ही, आप आओ तो। और प्रयास मैंने आज भी पूरा किया, मैंने कहा 7 बजे मतलब 7 बजे पहुंचना है, एग्जैक्ट पहुंचने का पूरा प्रयास किया मैंने, और हमेशा करूंगा, क्योंकि आप लोग बड़ी मुश्किल से आते हो और यहाँ फिर 10 मिनट वेट करे तो अच्छा नहीं लगता है। चलो इधर, क्योंकि याद करो सुबह अलार्म बजी तो कितनी मुश्किल से उठे थे अपन, और उसमें फिर यहाँ आए माथा खराब हो। फिर देखो, अच्छा पढ़ाने सब कुछ नहीं होता है, इसके साथ साथ टाइम का भी ध्यान रखना, क्लास में बातों का भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। चलो, टर्नर सिंड्रोम, इधर देखना, पहले समझेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, दिक्कत आए तो पूछेंगे, फिर लिखेंगे। नाम क्या है मित्रों? टर्नर सिंड्रोम। बताओ हमारे शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, 46, लेकिन सर इसमें हो जाएंगे 45, यानी कि 22 प्लस, याद करो क्या होगा, एक्स एक्स या एक्स वाई, यही था मेरे भाई। लेकिन यह हो जाएगा 22 प्लस एक्स 0, यानी कि एक या तो एक्स होना चाहिए था या वाई, वो नहीं, तो 22 इंटू 2, 22 जोड़ी है 44, और ये एक 45, 46 का गुणसूत्र इसमें नहीं होता। मित्रों ये है तो एक महिला, देखो एक्स है इसलिए क्या है, महिला है, लेकिन ऐसी महिला है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या है, कमी, इसके कारण इसके अंदर किसके लक्षण होंगे, पुरुष के। देखो मित्रों, कल हमने जो हार्मोन के डिसऑर्डर देखे थे उसमें तो हमने देखा था कि बाद में कभी हार्मोन चेंज हो जाए और लक्षण आ जाए, और ये जन्म से ही ऐसे पैदा होते। आया समझो अंतर दोनों में? तो लिखो टर्नर सिंड्रोम, लिखो प्यारे विद्यार्थियों 22 प्लस, लिखो कुल गुणसूत्र 45, पहले तो ये लिख दो, पूछ ले तो क्रोमोसोम कितने होंगे, 45, 45, लिखो कुल गुणसूत्र 45, 45, ब्रैकेट में लिख दो 22 प्लस एक्स 0, ये भी तो आ जाए ऑप्शन में, 22 प्लस एक्स 0 लिख दिया, यहां तक लिखो। लिख दिया। बात किसकी की हमने, टर्नर सिंड्रोम, 22 प्लस एक्स 0। लिखो यह एक ऐसी महिला होती है, यह एक ऐसी महिला होती है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी होने के कारण, एक एक्स गुणसूत्र की कमी होने के कारण पुरुष के लक्षण पाए जाते हैं, पुरुष के लक्षण पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर गुणसूत्र पूरे नहीं होकर के 45 ही हो जाते हैं, यानी कि 22 प्लस एक्स हो जाएगा, एक अगला एक्स नहीं था। याद रखना, महिला में जब भी 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तो भ्रूणावस्था में एक एक्स होगा मित्रों, ये तो मादा के जनन अंगों का विकास करवाएगा, और दूसरा एक्स जो होगा वो मादा के जनन अंगों के विकास के साथ साथ नर के जनन अंगों का भी विकास होने लग जाता है, तो उसको दबाएगा। यानी कि एक एक्स का तो काम होता है जनन अंगों को बनाना, निर्माण करना, और दूसरे एक्स का काम होता है मादा के साथ साथ नर के जनन अंग बन जाए उसको बनने से रोकना, और बन गए तो उनको विघटित करना, तोड़ना, नष्ट करना। और तो केवल कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, महिला के, क्योंकि पुरुष के लक्षणों को ये दबा देगा। अब मित्रों ये एक्स है तो ये मादा के जनन अंगों को तो बनाएगा, लेकिन दूसरा एक्स नहीं है तो जनन अंगों के नर के जो विकसित हो रहे हैं उनको विघटित करने वाला नहीं रहा भ्रूण के अंदर, तो दोनों जनन अंग विकसित हो जाते हैं।
इसको कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। अब लिखो अगला, अगला रोग लिखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अगला रोग आपके सामने है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लिखो नाम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिख दिया होगा। बताओ टोटल क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? 46। इसमें कितने होंगे? लिखो 47। देखो मित्रों कुल गुणसूत्र होंगे 47, 22 प्लस एक्स एक्स वाई, ये होगा मेरे भाई 22 प्लस एक्स एक्स वाई। लिखो भाई, लिखा? तो इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखो होने को तो ये क्या है, एक्स वाई यानी कि पुरुष है, लेकिन ऐसा पुरुष है जिसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से किसके लक्षण है इसमें? महिला के। तो महिला के जनन अंग भी विकसित हो जाएंगी। तो लिखो यह एक ऐसा पुरुष होता है, यह एक ऐसा पुरुष होता है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त होने के कारण, जिसमें एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त होने के कारण महिला के लक्षण पाए जाते हैं। एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त होने के कारण महिला के लक्षण पाए जाते हैं। कहने को तो क्या है मित्रों, ये पुरुष, लेकिन साथ में महिला के लक्षण होंगे। तो याद रखना टर नर नर नहीं है, क्लाइनफेल्टर नर है, ऐसा भी पूछ ले, ध्यान रखना था कौन पुरुष है कौन महिला है। हालांकि ज्यादातर प्रश्न आता है मिलान कीजिए, ये सामने लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कौन किसका सही है या गलत है, या दो कथन दे दे क्या भाई टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, क्लाइनफेल्टर में एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त होते हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, या कथन उल्टे लिख दे, कौन सा सही कौन सा गलत, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या ऐसा लिख दे निम्न में से ऐसा कौन है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, 4 ऑप्शन दे दे। तो ऐसा सीधा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है सीधा। और पिछले जो 2019 से लेकर 21 तक एग्जाम हुए उसमें सबसे ज्यादा छाया रहा वो था मित्रों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के 2-3 जगह प्रश्न आए, कौन सा गुणसूत्र इसमें प्रभावित होता है। रिट में आया, आरएस प्री में आया, एसआई में आया, अलग अलग जगह ये प्रश्न आता रहता है। बढ़े आगे, तो टर्नर हो गया, क्लाइनफेल्टर हो गया। तो अगला सिंड्रोम लिखो देखो जैकब सिंड्रोम। अगला रोग जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम कुल गुणसूत्र लिखो 47, 22 प्लस एक्स वाई वाई। देखो जैकब सिंड्रोम, इसमें भी एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ज्यादा। 22 प्लस एक्स वाई वाई, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा भाई बताओ। वाई किसके लक्षण को निर्धारित करता है, पुरुष के, और पुरुष के लक्षणों वाला वाई ज्यादा है तो किसके लक्षण ज्यादा हो जाएंगे, पुरुष के। और पुरुष की प्रकृति आक्रामक, तो जब आक्रामक प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे व्यक्ति आदतन अपराधी होते हैं, मतलब आक्रामकता ज्यादा होगी, मार काट
में ये विश्वास करेंगे तो ये आदतन अपराधी होते हैं। इनको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्राइम करने में विश्वास करते, मार काट करने में बिल्कुल सटीक। लिखो लिखो इसमें, या लिखो यह ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें, यह ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें, यह ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें एक वायु गुणसूत्र अतिरिक्त होने के कारण एक वायु गुणसूत्र अतिरिक्त होने के कारण यह आक्रामक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। आक्रामक, यह आक्रामक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। आक्रामक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। इनमें, ऐसे लिखो, इन्हें क्रिमिनल सिंड्रोम, इन्हें क्रिमिनल सिंड्रोम या सुपर मेल कहते हैं। सुपर मेल कहते हैं। यह आदतन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये आदतन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये आदतन क्या होंगे प्यारे मित्रों? अपराधी, अपराधी कार्यों में लिप्त रहते, मार काट। कहते हैं ये आदतन अपराधी है। नेक्स्ट, क्या अपन कहते हैं कई बार इसको दया भी नहीं आती, नहीं आएगी इसकी सिंड्रोम हार्मोनियस से। हाँ, नेक्स्ट बढ़े आगे। साइको अलग चीज होता है बेटा, वो एक मानसिक बीमारी होती है और ये आदतन है, शरीर ही ऐसा है इसका। नेक्स्ट, हाँ, साइको वो होते हैं बेटा जो कुछ समय बाद मानसिक बीमारी से पैदा होते हैं। आदतन ही ऐसे होते हैं जन्म से ही। ये फर्क रहेगा, एक अचानक हो जाए दिमाग खराब और एक शुरू से ही रहे। हो गया टर्नर। एक सुपर फीमेल पूछ ले तो क्या होगा? लिखो सुपर फीमेल। सुपर मेल हो गया, सुपर फीमेल। सुपर फीमेल कुल गुणसूत्र वही 47, 22 प्लस XXX। XXX, एक एक्स इसमें एक्स्ट्रा होगा। इन महिलाओं में कामुकता की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, सेक्सुअल प्रवृत्ति ज्यादा होगी। सुपर फीमेल हो गया, सुपर मेल हो गया। तो अब अगला लिखो पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम लिखो। अगला रोग पटाऊ सिंड्रोम लिख दिया होगा। इधर देखो बेटा, इस रोग के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाएगी? 13 क्रोमोसोम में 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर ट्राइसोमी क्या होती है? याद रखना ये एक शब्द की परिभाषा टर्म्स है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या रिपीट होना। कोई भी गुणसूत्र वही वापस रिपीट हो जाए तो इसको कहा जाता है मित्रों ट्राइसोमी।
यानी कि इसमें 13वां गुणसूत्र कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। तो 47 हो जाएंगे गुणसूत्र, 13वां डबल हो जाएगा। और 13वें गुणसूत्र का डबल होना कहलाएगा ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी सबका मतलब समझ गए ना? केवल ट्राइसोमी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? गुणसूत्र का क्या होना? रिपीट होना, पुनरावृत्ति होना। तो किस में पुनरावृत्ति हो गई? 13वें गुणसूत्र में। तो 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने से रोग होगा। इस रोग में क्या होगा? देखा आपने कभी पटाउ सिंड्रोम? नाम सुना इसके बारे में? क्या होता है बताओ फिर? कहा ना हाँ सर। अरे भाई ऐसा बच्चा जिसके ऊपर वाले होठ 2 भागों में कटे हुए होते हैं, आपस में बटे हुए होते हैं, उसको कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। हाँ, हथेली में अंगुली भी एक्स्ट्रा हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। कुल मिला के मेन लक्षण पकड़ में आया? लिख दो तो भैया, लिख दो। इस रोग में 13वें गुणसूत्र में, इस रोग में 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। इस रोग में 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। इस रोग में 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे रोगी के ऊपरी होठ, जिससे रोगी के ऊपरी होठ बीच में से कटे हुए होते हैं। रोगी के ऊपरी होठ बीच में से कटे हुए होते हैं। लक्षण आ गया और साथ में कारण आ गया। नेक्स्ट अगला रोग लिखो, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम लिख दिया होगा। प्यारे भाइयों, इसमें जो गुणसूत्र याद रखना, ये 3 रोग ऐसे जिसमें क्रोमोसोम के नंबर इधर मिलान कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। जैसे इधर लिख दिया पटाउ, इधर लिख दिया एडवर्ड, डाउन, है ना, फिर सामने लिख दिया गुणसूत्र मिलान कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और ऐसा ही बना है आज तक RS प्री वगैरह। और ये अपना लेवल सबका सेम है जनरल साइंस में, तो चाहे RS हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम से हो, जनरल साइंस तो सबकी सेम होती है। तो याद रखना, एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18, कौन सा मित्रों? 18 के अंदर क्या हो जाती है? ट्राइसोमी, जिससे बच्चे का मानसिक रूप से क्या हो जाएगा? मंदबुद्धि, मानसिक विकार रह जाता है। लिखो, इस रोग में 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। इस रोग में 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे रोगी का मानसिक विकास नहीं हो पाता, जिससे रोगी का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अर्थात कैसे हो जाएंगे मित्रों? मंदबुद्धि होंगे, मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगला रोग लिखो। देखो मैंने प्रयास किया है कारण और लक्षण, ताकि पेज कम भरे, वापस पढ़ना भी और याद भी रखना है। अगला रोग लिखो, सबसे फेमस नाम, डाउन सिंड्रोम।
बेटा डाउन सिंड्रोम बहुत एग्जाम में आ चुका, तो हर बार ये आए कोई जरूरी नहीं है, और ये आ जाए ये भी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर अगर रिपीट करे तो डाउन सिंड्रोम का प्रश्न आता है, और रिपीट नहीं करे तो इतने वाले पीछे बच्चे उनमें से कोई पूछ सकता है। ये तो अपनी किस्मत और प्रश्न पर निर्भर करेगा कौन सा देता है। हमें तो सभी को अच्छे से याद करना है। तो लिखो डाउन सिंड्रोम। इसमें कौन से गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगी, यही पूछा था आरएस प्री के अंदर, ये पूछा था, वही प्रश्न आरएस प्री का सेम रिपीट हुआ था। उत्तर था 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी। लिखो इस रोग में 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। इक्कीसवीं गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगी। इसमें क्या होगा, देखो बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता, छोटा रह जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता है। बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है, यानी कि बच्चा कैसा रह जाएगा मित्रों, मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। लिख दो इसमें रोगी के होठ बड़े बड़े होंगे, मुंह खुला रहेगा, लार टपकती रहेगी, हो गया ना मंदबुद्धि। रोगी के होठ बड़े, मुंह खुला रहता है, होठ बड़े, मुंह खुला रहता है, और लिखो मानसिक रूप से मंदबुद्धि होता है। मानसिक रूप से मंदबुद्धि होता है। और लिखो मित्रों इन्हें मंगोलिया या मंगोलिज्म मूर्ख भी कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार सीधा मिलेगा। इन्हें मंगोलिज्म मूर्ख, मंगोलिज्म कह दो, मंगोलिया ही कह दो, एक ही बात है। मंगोलिया के मूर्ख किसको कहते हैं मित्रों, डाउन सिंड्रोम। इनका चेहरा मंगोलिया के लोगों के समान दिखाई देता है, और ये मानसिक रूप से मंदबुद्धि होते हैं, इसलिए नाम दे दिया मंगोलियाई मूर्ख। आया समझ में क्यों बोला, क्योंकि मंगोलिया के लोग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, होठ बड़े, इनका भी चेहरा मुंडा ऐसा ही हो गया, तो कह दिया ये मंगोलिया का मूर्ख, उपनाम दे दिया। तो ये हाँ, किसको, इसको, इसको बंद कर, उसको बंद कर, इसको भी कर दे, बस। राजा जी के जाऊं उदयपुर, मुझे तो आपके हिसाब से चलना है, आप जो क्यों वो तैयार है। चलो इधर, अब ठीक है। ये बंद करने का बोला था रे, हुक्म कम होगी तो और ठंडा होगा, रुको तेज कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। चलो कोई नहीं, इधर अगला रोग लिखो, लिखो सिकल सेल एनीमिया। वैसे पढ़ रखा आपने, पर गुणसूत्र की संख्या लिखनी है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। बताओ मित्रों इसमें क्या होता है भाई, कौन सा रोग पढ़ रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्या होगा इसमें, क्यों, क्यों, क्योंकि इसमें होता है म्यूटेशन। क्या होता है मित्रों, उत्परिवर्तन। कौन से गुणसूत्र में उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी एक गुणसूत्र की संरचना बदल जाए या संख्या बदल जाए, उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें संरचना बदल जाती है क्रोमोसोम नंबर 11 की। तो आपको मिलान कीजिए में गुणसूत्र की संख्या पूछ ले, इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि काफी गुणसूत्र की संख्या ये देखो अपने सामने, 13 आया, 18 आया, 21 आया, तो ये भी तो पूछ सकता मेरे भाया। तो लिखो
11वें गुणसूत्र में, कौन से क्रोमोसोम? 11। 11वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होने से, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, 11वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होने से यह रोग होता है। 11वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होने से यह रोग होता है। इसमें आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। सिक्कल शेप, हंसियाकार। इसमें आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाएगा मित्रों आरबीसी का शेप? हंसियाकार, दांतलीकार, घास काटने वाली हंसिया के समान हो जाता है। अगला रोग लिखो, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया सुना क्या इसके बारे में कुछ? थैलेसेमिया क्या होता है तो बताओ। बीमारी तो हम पढ़ ही रहे हैं और पिछले कितने दिन से पढ़ रहे हैं, ये भी काफी दिन हो गए ना बीमारियां पढ़ते हुए। आज लास्ट पूरी कर देते हैं, काफी हो जाएगी, 70-80 बीमारियां हो जाएगी लगभग, है भाई। फिर भी कई सारी बीमारियां छूटेगी। पूरी बीमारियां तो कभी मैं पढ़ा ही नहीं सकता आपको, क्योंकि बीमारियां इतनी है, आपको ही पता है, इतनी है कि पूरी कभी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को कवर करने का, अपने हिसाब से, लेवल के हिसाब से। एक सब्जेक्ट होता है, अलग बात होती है। एक जनरल साइंस होता है, अलग बात होती है। एक सेकंड ग्रेड शिक्षक देता है बीएससी करके, वो एक अलग होता है। नेक्स्ट, थैलेसेमिया मित्रों, इसमें कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? गलत। 11वें व 16वें गुणसूत्र की बीटा व अल्फा चैन में डिसऑर्डर आने से यह रोग होता है। हाँ, अस्त व्यस्त हो जाता है, बीटा अल्फा चैन की संरचना बदल जाती है, जिसकी वजह से यह रोग होता है। इस रोग में अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो के अंदर आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, जिससे रोगी की आरबीसी नहीं बनती है। तो ऐसे बच्चे के शरीर के अंदर कुछ निश्चित समय बाद आरबीसी चढ़ानी पड़ती है, यानी कि खून बाहर निकाल के दूसरा खून चढ़ाना पड़ता है। तो आपने कभी सुना है कि रक्तदान जीवन दान होता है? मित्रों, उसका आंसर यही है। थैलेसेमिया की रोगी जो दूसरों के खून से अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि इनकी रोगियों को निश्चित समय बाद पूरे बॉडी का खून दूसरा डालना पड़ेगा, नहीं तो ये रोगी आरबीसी इनके काम की नहीं तो गैस का परिवहन होगा नहीं। और आपको मैंने कहा था कि हमारा रक्त एक आभासी ऊतक माना जाता है, वास्तविक ऊतक नहीं है, क्योंकि रक्त के अंदर कोशिकाएं तो होती है, पर वो कोशिकाएं ऐसी है कि उनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आरबीसी विभाजित होकर के नई आरबीसी बना सकती है, ये क्षमता रक्त कोशिकाओं के अंदर नहीं है। इनका निर्माण तो बोन मेरो के अंदर होता है। बोन मेरो खराब होना ही ये रोग कहलाता है थैलेसेमिया। हाँ, तभी तो डोनेट करते हैं, खराब बाहर निकाल दिया और सही लगा दिया। इसका इलाज ये भी है, ट्रांसप्लांट ऑफ बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर दो। लिखो लिखो 11वें व 16वें गुणसूत्र की, 11वें व 16वें गुणसूत्र की बीटा व अल्फा चैन में संरचना परिवर्तन से यह रोग होता है। संरचना परिवर्तन से यह रोग होता है। इसमें
अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो अस्थि मज्जा, इसमें अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण, इसमें अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। इसमें अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। ठीक है मित्रों, कारण हो गया, लक्षण हो गया, निवारण क्या हो गया, अस्थि मज्जा का ट्रांसप्लांट करो या खून निश्चित समय बाद चेंज करो। तभी तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि किसी एक शहर के अंदर, मुझे नाम भूल गया मैं, अपने राजस्थान में थैलेसेमिया के रोगियों को खून चढ़ाते समय एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया। ये काफी चर्चा का मुद्दा था अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, अभी तो मैंने मना कर दिया। अपन तो एक छोटा सा आपको बात बताना चाह रहे हैं, इसके पीछे अब क्या होता है कैसे है ये अपन कोई मतलब नहीं अपन को। तो मेरे कहने का मतलब, कभी खून चढ़ाने से रिलेटेड कोई बीमारी, कोई चर्चा, कोई मुद्दा आए तो ज्यादातर संबंध किससे होता है, थैलेसेमिया, क्योंकि इनको खून चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, अगला रोगी लिखो बेटा, क्राई टू कैट सिंड्रोम। क्राई टू कैट, लिखो सा, क्राई टू कैट सिंड्रोम। रोगी लिखो, अगला रोगी क्राई टू कैट। बेटा क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, और कैट का मतलब हो गया बिल्ली। तो शिशु जब छोटा होता है शैशव अवस्था के अंदर, तो उसके रोने की आवाज बिल्ली के समान होती। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 5, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में डिसऑर्डर आ जाता है, टूट के टुकड़ा अलग हो जाता है, विलोप हो जाता है, डिलेशन, विलोपन हो जाता है, डिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यह रोग होता है। लिखो, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में विलोपन हो जाने से, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में विलोपन हो जाने से यह रोग होता है। वो तो क्रोमोसोम्स फिक्स है, संरचना बदले तो ही आएगा, नहीं तो नहीं। और हमेशा याद रखना, क्रोमोसोम के अंदर जो 2 भुजा होती है, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, ये फिक्स है। अगर छोटी बड़ी नहीं होती तो LVI गुणसूत्र कैसे बनते? गुणसूत्र का आकार अलग अलग होता नहीं होता है, तो कैसे होगा एल आकार, कैसे हुआ? एक भुजा चौड़ी बड़ी, एक भुजा छोटी, तभी तो एल बना। एक भुजा बिल्कुल ऊपर हुआ तभी तो आई बना। तो ये कैसे बना? फिर भुजाओं में अंतर हुआ तभी तो होना। दोनों भुजा बराबर हो तो LVI बन सकता है क्या? समझे मेरे कहने का मतलब? यहाँ कोई लड़ना नहीं इनको। चलो लिख दिया होगा, छोटी भुजा में विलोपन होने से यह रोग होता है। इसमें शैशव अवस्था में, उसके बाद नहीं, यहां शैशव अवस्था में शिशु के रोने की आवाज, इसमें शैशव अवस्था में शिशु के रोने की आवाज बिल्ली के समान होती है। शैशव अवस्था में शैशव अवस्था में शिशु के रोने की आवाज कैसी होगी मित्रों? बिल्ली के समान। काफी हो गए, 7-8 रोग हो गए होंगे।
ठीक है, मुख्य मुख्य तो मैंने लिखा ही दिए, और कोई होगा तो आनुवांशिकता के अंदर और देख लेंगे, अभी टॉपिक पूरा बाकी है। चलो अंतिम रोग लिखते हैं। देखो आंख के रोग, नहीं, सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा शरीर में कोई ना कोई अंग में विकृति आना या कमी होना, तो सिंड्रोम होता, वो किसी भी कारण से हो, कोई चेंजेज आता है उसको सिंड्रोम कहते हैं। लिखो आंख के रोग, ये भी महत्वपूर्ण मित्रों, पिछली बार यहां से भी प्रश्न आपके आया हुआ है एलडीसी के अंदर, इसलिए पूछ सकता है। आंख के रोग, तो आंख के एक एक रोग को अपन 4-5 रोग इसके भी देख लेते हैं मुख्य मुख्य। पहला लिखो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मित्रों हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया? अच्छे से समझना, सुनना, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछना। तो 2 मिनट रुकिए, पहले मैं रोग को अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करते। अब एक अच्छी नहीं हो, 2 अच्छी नहीं हो, मेरे हाथ में नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक है ना, इच्छिक है क्या? सभी लाके बताओ। मुझे मतलब बेटा सीधे साधे मास्टर की 12 मत बजाओ, इधर देखो। क्यों, क्या कमी लगी या क्या गड़बड़ी की भाई मैंने? सीधा साधा नहीं हो क्या? और ऐसे तो भी साइंस का हूं, थोड़े बहुत तो लक्षण होंगे ही साइंस वाले, सही है कि नहीं? और पूरी जिंदगी गुजारी है साइंस के साथ, पीएचडी तक की है, तो लक्षण तो आएंगे कॉलेज वाले। देखो इधर किसकी बात कर रहे हैं अपन? दूर के साथ दृष्टि का दोष। अच्छे से सुनना बेटा, 2 रोग होंगे, एक है दूरदर्शी दोष और दूसरा है निकट दृष्टि दोष। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष, या इसको अपन क्या बोलते हैं? मायोपिया। जिस किसी व्यक्ति को होगा दूरदर्शी दोष, उसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की, नजदीक की, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, ये ध्यान रखना। और जिस किसी को भी होगा निकटदर्शी दोष, उसको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। ये नहीं कि प्यारे मेरे विद्यार्थियों, ये देखने के मामले में एक दूसरे का उल्टा है। आया समझ में? जिसको होगा दूरदर्शी दोष उसको पास का नहीं दिखेगा, जिसको होगा निकटदर्शी दोष उसको दूर का नहीं दिखेगा। तो कभी भी एग्जाम में पूछे तो देखने के मामले में दोनों एक दूसरे का क्या है मित्रों? उल्टा, विपरीत, उल्टा है। अब देखो इधर, अब आप मेरे से प्रश्न कर सकते हो कि सर जब इसमें निकट का नहीं दिखता, इसमें दूर का नहीं दिखता, तो इसको बोल देते निकटदर्शी दोष, इसको बोल देते दूर, हमारे लफड़ा नहीं रहता। पर क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस किसी ने भी इनके नाम रखे हैं दूर और निकटदर्शी दोष, वो देखने के आधार पर नहीं रखे हैं, वो रखे हैं आंख में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर। अगर देखने के आधार पर रखे होते तो दूर में दूर और निकट में निकट होता। इसलिए अब आपको याद रखना पड़ेगा, दूरदर्शी दोष में कौन नहीं दिखेगा? निकट का। और निकटदर्शी दोष में कौन नहीं दिखेगा? दूर का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इधर,
जिस किसी व्यक्ति को दूरदर्शी दोष है उसमें क्या होता है, निकटदर्शी दोष है उसमें क्या होता है। भाइयों ये आपकी आंख हो गई, आंख के अंदर ये अपना लेंस हो गया, और यहां कोई खड़ा है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो प्यूपिल पुतली होती है मित्रों, जहां से आंख में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद इमेज बननी चाहिए थी यहां और बन जाती है यहां। लेकिन इमेज रेटिना से क्या बना मित्रों, दूर, इसलिए नाम दिया दूर दृष्टि दोष इसके आधार पर। और मित्रों इसमें वही होगा सेम, ये लेंस, ये व्यक्ति प्रतिबिंब बनना चाहिए मित्रों, यहां बन गया यहां, तो रेटिना की क्या बन गया, पास, निकट, तो नाम दे दिया निकटदर्शी दोष। रेटिना की बाद बना, रेटिना से दूर बना, तो नाम दे दिया दूर दृष्टि दोष। तो क्यों नाम दिया, कारण समझ में आ गया, प्रतिबिंब बनने के आधार पर। मित्रों दो लेंस होते हैं, आपको अच्छे से याद होगा, एक होता है कॉन्वेक्स उत्तल और एक होता है कॉनकेव अवतल। याद है मित्रों, ये होगा कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा कॉनकेव, दो लेंस होते हैं। उत्तल लेंस होता है वो ऐसा होता है और अवतल ऐसा होता है। ये किनारों से पतला, बीच में से उभरा हुआ मोटा, ये किनारों से मोटा, बीच में से पतला। इस लेंस का लक्षण है कि इससे जो भी किरणें गुजरती है उसको ये बिंदु पर मिलाता है, और इसका लक्षण है कि इससे जो भी गुजरेगी उसको ये फैलाता है। तो हम कहेंगे बेचारी चोरी चोरी चुपके चुपके जाकर पीछे मिलेगी, मिलने देता नहीं है। तो ये दोनों लेंस है। याद करो इस उत्तर लेंस का तो बचपन में हमने प्रयोग भी किया था, और बेचारी कागज की आग भी लगाई थी। याद आया कुछ, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक ऐसा लेंस आता था जिसमें उत्तर लेंस था, और उत्तर लेंस का गुण है कि इसे जो भी किरणें गुजरे उसको एक बिंदु पे मिलाना। अपन मोहल्ले में जाते ही इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आज एक जादू दिखाता हूं। याद आया कि क्या, बिना माचिस की आग लगाता हूं कागज की, देखा होगा आप लोगों ने। फिर क्या करता, ले तू लेंस पकड़, तू कागज पकड़, और मैं, तू क्या करेगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा। याद आया, इससे जो भी किरणें आएगी ये क्या करेगा मित्रों, एक बिंदु पर लाएगा। और प्रकाश की किरणों में होती ऊष्मा, गर्मी, अब एक जगह पूरी ऊष्मा आएगी तो बेचारा कागज सहन नहीं कर पाएगा, जलने लग जाएगा। तो अपन क्या करते, तू कागज पकड़, तू लेंस पकड़, और देख हिल गया तो मेरे मंत्र तेरे ऊपर, बेचारा दोनों हाथों से, क्योंकि एक जगह फोकस रहेगा तो जल्दी आग लगेगी। और आप क्या करते, फिर आंखें बंद करके कुछ नहीं बोल रही हूँ, बोले मन में ओम भूरिया भूरिया भूरिया, और जैसे ही देखा आग लगने लगे, स्वाहा, ये दे। याद आया वो, तो एक गुण याद हो जाएगा, सभी बिंदु को एक बिंदु पर मिलाने वाला कौन हुआ, किरणों को उत्तल। याद रह जाएगा ना, भूलोगे नहीं ना, इसके पीछे मैंने उदाहरण दिया है ताकि कुछ याद आ जाए। अच्छा, यहां कौन सा लेंस काम में लेंगे ताकि ये प्रतिबिंब यहां की बजाय यहां मिल जाए, जो बिंदु केंद्र पर मिलाता है और फोकसित करता है। तो यहां काम में लेंगे उत्तल, ताकि बेटा ये यहां मिल जाए, और यहां थोड़ा सा फैलाना है ताकि यहां की बजाय यहां मिल जाए। तो यहां कौन सा लेंस काम में लेंगे, तो मित्रों दूरदर्शी दोष में कौन सा लेंस निवारण के लिए, उत्तल, और निकटदर्शी देश में कौन सा, अवतल काम में लिया जाता है। तो भूल जाओ तो याद रखना, दूरदृष्टि दोष, और दूसरा कौन सा है, निकटदर्शी दोष। लेंस कौन से मित्रों, उत्तल और अवतल। देखो दू उ उ, दूर में उत्तल, तो दू उ हुआ, उ को उ से मिलाओ, कंफ्यूज हो जाओ तो मेरे भाई उ, और ये अपना आप हो गया। ये भी भूल जाओ तो यहाँ शब्द देखो 1 2 3 1 2, तो ये कम वाला ये ज्यादा वाला। यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3, ये ज्यादा वाला ये कम वाला। कम को कम से मिलाओ, ज्यादा को ज्यादा से मिलाओ और उत्तर पाओ। याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूर और निकट दृष्टि दोष। कोई दिक्कत इसमें, कंफर्म। तो एक प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं इसको लिखाता हूं, देखते आपको समझ में आया या नहीं।
ये सबसे लास्ट बेटा है भाई, आज नया नवेला है, शकल मुझे नजर आ नहीं रही है। अरे बैठ, मैं तो प्रश्न बना रहा हूं। मैंने क्या बोला कि मैं एक प्रश्न दूंगा, आपको उसका उत्तर देना। तो मेरा प्रश्न सुनो। सबसे लास्ट में बैठे हैं, मुझे केवल सड़ नजर आ रहा है, बाकी शक्ल साफ नहीं दिख रही है। तो कल चश्मा लेकर आऊं ताकि भाई साहब की नजर भी मुझे आए। तो बताओ, मैं अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगा कर लाऊं, उत्तल या अवतल? सोच लो अच्छे से। सोच लिया? सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा, जो आया वही जाएगा। हाँ भाई, बैग लाया तो बैग ही जाएगा। चलो, किसका उत्तर है? एक उत्तल, उत्तल एक और दो का। और किसका किसका है अवतल? क्या बात है, लगभग 90% बच्चों को समझ में आ गया, ऐसा मान लो। एक दो हो सकता है जिसको नहीं आए। बेटा ऐसे मत करना कि आपने कहा था दू उत्तल। पहले पता करो रोग, क्योंकि मैंने देखने वाला दू नहीं मिलाया, मैंने कौन से मिलाया है? तो ये गलती हो जाती है अक्सर अपन से। तो दूर का नहीं दिख रहा है तो रोग कौन सा है? निकट। देख लो इधर, दूर का नहीं दिख रहा है तो रोग कौन सा है? और निकट में कौन सा लेंस कहां मिलेंगे? ऐसे उत्तर देना है। तो पहले पता करना है प्रश्न के अंदर क्या, रोग, और फिर देना है उत्तर। आया समझ में कुछ? लिख दे मेरे भाया, तो लिखो। दूरदृष्टि दोष, इस रोग में, दूरदर्शी दोष के अंदर लिखो, इस रोग में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। सही तो है? कहां गड़बड़ हुआ भाई मेरे? जागते रहो, पड़ोसी को भी जगाते रहो। और इतना पहले समझाया पे, इसीलिए तो समझाया, सीधा थोड़ी लिखा है मैंने रोग, अच्छे से समझाया है, उदाहरण दिए हैं, दूर किया है, फिर लिखा रहा हूं। तो दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन बट निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती क्योंकि इसमें प्रतिबिंब, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? दूरदृष्टि दोष। लिखो निवारण, करेक्शन, अवतल लेंस। सही है? गलत? हाँ, निवारण क्या होगा इसका? तो फिर अवतल में क्यों हाँ किया? मुझे बताना पड़ा वापस तुरंत। मैंने कहीं लिख देंगे कहीं, नहीं तो मैं और 5 मिनट मजे लेता, पर मैंने कहा लिख देंगे, काट चाट हो जाएगी। लिखो उत्तल लेंस, उत्तल कॉन्वेक्स। लिख दिया उत्तल। तो दूसरा लिखो निकट दृष्टि दोष। क्या करते हो मेरे भाइयों? इतना आराम से समझाया, लिखाया, बताया, प्रश्न पूछा, फिर पूछ रहा हूं, फिर भी वही। लिखो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, मायोपिया। लिखा मेरे पिया? अरे लिख दिया क्या? हाँ, तो वर्तमान का शिक्षण कैसा है पता आपको? बाल केंद्रित, जिसमें शिक्षक के लिए बच्चा ही भगवान है कि नहीं है?
बच्चे की पिटाई करोगे ना, कभी नहीं। बच्चे को डांटोगे हाँ सामने नहीं देखना। बाल केंद्रित शिक्षण सर्वोपरि कौन होगा? बालक। तो शिक्षक को किसके अनुसार चलना चाहिए? बालक के अनुसार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आधुनिक शिक्षा कहती है। लिखो तो फिर, भगवान लिखो। इस रोग में कौन सा रोग पढ़ रहे हो? निकटदर्शी दोष। इस रोग में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती क्योंकि इसमें प्रतिबिंब, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से, नहीं रेटिना के पास बनता है। लिखो, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पास बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के पास बनता है। निवारण लिख दो, अवतल लेंस। निवारण अवतल लेंस लिख दिया होगा। ये हो गया आपका दोनों रोग। कौन से मित्रों? दूर और निकट दृष्टि दोष। क्लियर? बड़े आगे तो अगला लिखो, तीसरा रोग, जरा दृष्टि दोष, प्रेस मायोपिया। जरा दृष्टि दोष, इसी को क्या बोलेंगे मित्रों अपन? प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया लिखो, जरा दृष्टि दोष। क्या होता है जरा दृष्टि दोष? बुढ़ापे के अंदर होने वाला रोग है। हम जब भी दूर का देखते हैं, देखो हमारे आंखों में हल्का सा खिंचाव होगा तो लेंस चपटा होगा उत्तल की तरह, पास का देखे तो उत्तल की तरह, बदलता रहता है। उम्र बढ़ने के साथ आइरिस की पेशियों में ये संकुचन धीरे धीरे कम हो जाता है एक अवस्था के अंदर, जिससे रोगी को दूर और निकट दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देता। बेटा उम्र हो जाती है, आया समझ? अब मुझे साफ दिखाई नहीं देता। तो बुढ़ापे में होने वाला रोग है। इसमें निवारण के लिए क्या करेंगे? द्विफोकसीय लेंस काम मिलेंगे। कौन सा लेंस बेटा? द्विफोकसीय। मतलब समझ गए होंगे, जिसमें क्या होगा? उत्तल प्लस अवतल, दोनों लेंस एक साथ काम में लेंगे। ये हो गया। वाह, अब नहीं जाएगा। क्यों गया था वो? टच हो गया था। खतरनाक जादू होता है कभी कभी, कभी करने पर भी नहीं होता, कभी अपने आप होता है। ये तो दुनिया है तकनीकी, टेक्नोलॉजी। चलो जी, याद आ गया होगा आपको, तो लिखो जी। फिर इसमें क्यों समय खराब करें? जो चीज क्लियर हो गई तो फिर फटाफट लिखिए, आगे बढ़े। लिखो, यह बुढ़ापे में होने वाला रोग है। यह
बुढ़ापे में होने वाला रोग है। इसमें रोगी को दूर व निकट, इसमें रोगी को दूर व निकट दोनों की वस्तुएं, इसमें रोगी को दूर व निकट दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। इसमें रोगी को दूर व निकट दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें उम्र बढ़ने के साथ आइरिस की पेशियों में लचकता कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फैलना सिकुड़ना, लचकता कम हो जाती है। लचकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बेटा, फैलना सिकुड़ना क्या हो जाता है? कम हो जाती है। आइरिस की पेशियों में लचकता कम हो जाती है। लिखो निवारण, द्विफोकसीय लेंस, उत्तल प्लस अवतल। हाँ, लचकता कम, आइरिस की पेशियों में उम्र बढ़ने के बाद आइरिस की पेशियों में लचकता कम हो जाती है। निवारण, द्विफोकसीय लेंस, ब्रैकेट में लिख दो उत्तल प्लस अवतल। बोर्ड पे लिखा हुआ है। बताओ, एक प्रश्न पूछ लूं? चलो लिखो पहले। ऊपर कौन सा लेंस होगा और नीचे कौन सा? ऊपर होगा अवतल दूर के लिए और नीचे होगा निकट। आया निकट के लिए? ओके। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तभी तो सही दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा? नहीं तो उबड़ खाबड़ दिख रहा है, कभी दूर बन रहा है कभी पास बन रहा है, तो फिर दोनों दिक्कत आ रही है। तभी तो दोनों लेंस काम में ले रहे। उससे मैं कह रहा हूं ना, दूर का नहीं दिखेगा तो कहां बनेगा? तो मैं ही तो कह रहा हूं, फिक्स नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। यही तो हुआ, लचकता गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट। हाँ सा बोलो भाई। आइरिस पेशिया क्या होती है? बिल्कुल बेटा, ये अपना लेंस है, ठीक है। आंख, याद करो वो पल बनाई थी अपन ने। ये अपनी आंख होगी, इस आंख के ऊपर 3 परतें होगी, बीच में ये होगा मित्रों आपका, यहाँ लेंस होगा, ये आपका कॉर्निया होगा, ये आपकी प्यूपिल होगी। यहाँ लेंस से जुड़ी हुई कुछ मसल्स होती है, इस मसल्स को नाम देते हैं आइरिस की पेशियाँ, जो इस लेंस के खिंचाव और फैलने सिकुड़ने की क्षमता कंट्रोल करती है। इसीलिए तो आइरिस को बोला जाता है, सिलेरी मसल निकलती है और आइरिस को बोला जाता है आंख का कैमरा, जो जूम आउट का काम करता है। याद आया? आंख का कैमरा किसको कहते हैं? आइरिस को, जो फैलना और सिकुड़ने का काम करवाती है। सिलेरी मसल्स आइरिस पेशियां होती है। और बोलो, इसमें कभी कभी खिंचाव आने से भंगापन रोग होता है। जैसे इसमें मान लो ज्यादा खिंचाव आ गया, इसमें कम खिंचाव आ गया, लेंस हल्का सा तिरछा हो गया, आंखों में नजरें तिरछी हो जाती है, नजरें कहीं निशाना कहीं। याद आया? देख तो इधर रहा है, नजरियों होती है। आपको लग रहा वहां देख रहा है, नजर वहां होती है, और कहीं यूं लग रहा है यहां देख रहा है, नजर यहां होती है। भंगापन, बाडापन, यही बोलते हैं ना आप अपनी भाषा में। ये खिंचाव डिसऑर्डर होने से इनका ऑपरेशन करके वापस खींच सकते हैं। ये रोग था पहले अभिताभ को, इसलिए इसको अभिताभ डिजीज कहते हैं, भंगापन बाडापन को। पहले अभिताभ की पुरानी मूवी देखना, बहुत पुरानी, उसमें हल्का सा यूं, और आजकल नहीं है, उसने इलाज करा दिया। ठीक है सर, पूरा ही बोल दूं। आंख का कौन सा भाग डोनेट करते हैं? बेटा कॉर्निया करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड नहीं होता। हुक्म। अच्छा, आंख कितना मेगापिक्सल कैमरे की भांति व्यवहार करती है? 576 मेगापिक्सल। चल, वैसे आंख सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने आंख की चर्चा करना उचित समझा नहीं। मैं तो रोग पढ़ा रहा हूं, आंख थोड़ी पढ़ा रहा हूं।
वरना आंख की फोटो बना के पूरा ही। पर जो चीज सिलेबस की नहीं है उसमें मेरे हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं। तो अगला रोग लिखो इससे बजाय, नहीं मोतियाबिंद नहीं, पहला लिखो दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म, वही लिखो दृष्टि वैषम्य। एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य किसको बोला जाता है? एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य को। मित्रों इसके अंदर कॉर्निया जो होता है हमारा, ये ब्लैक वाला भाग, ये गड़बड़ हो जाता है, इसका आकार बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से रोगी को 37 यानी कि आडी और हॉरिजेंटल 37 हो गई, और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाओं को पहचानने में दिक्कत होती है। सीधी और आडी रेखाओं में वो सही बच्चा पहचान नहीं पाता है। और एलडीसी 2018 में प्रश्न आया था कि दृष्टि वैषम्य में होता है, उत्तर था कॉर्निया का आकार अनियमित, मतलब कौन सा आकार आंख का भाग प्रभावित होता है ये पूछा था, उत्तर था कॉर्निया आकार। समझ में आया प्रश्न कैसे आया? लिखो मेरे भाया, लिखो। इस रोग में कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता, इर्रेगुलर। इस रोग में कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता है, जिससे रोगी को कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता है, इर्रेगुलर। इस रोग में कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता है, जिससे रोगी को 37 मतलब हो गया हॉरिजेंटल, 37 मतलब आडी सोया हुआ 37, व वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पहचानने में दिक्कत होती है। 37 व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पहचानने में 37 व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पहचानने में दिक्कत होती है। देखो इसका करेक्शन, निवारण, विशेष प्रकार के लेंस आता है बेटा, जिसको नाम दिया सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल या सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन, तो बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लेंस उपयोग में काम में लेते हैं। ये हो जाएगा प्यारे मित्रों आपका रोग। याद रखना, दूर निकट दृष्टि वैषम्य, ये एस्टिग्मेटिज्म में रोग दे दे, सामने लेंस दे दे, मिलान कीजिए, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। बन सकता है ना, मिलान कीजिए का, लेंस हो गए अलग अलग। नेक्स्ट अगला रोग लिखो मोतियाबिंद, कैटेरैक्ट। मोतियाबिंद सुना होगा नाम, ये तो आपने अच्छे से। बताओ प्यारे मित्रों, मोतियाबिंद क्या होता है? लेंस अपारदर्शी हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ। ये भी बूढ़ों में होता है ज्यादातर, आजकल जवानों में भी होने लग गया कैटेरैक्ट, मोतियाबिंद। बट इसमें क्या होगा, उम्र बढ़ने के साथ लेंस की पारदर्शक क्षमता, ट्रांसपेरेंट जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, हल्की हल्की परतें जमजी जाती है मांस की, तो करने इधर से उधर प्रकाश किरणें नहीं जा पाएगी, तो फिर दिखाई देना बंद हो जाता है, नजरें चली जाती। याद करो, इसका जो सबसे बढ़िया इलाज किया जाता है वर्तमान में, होता है ट्रांसप्लांट ऑफ लेंस।
लेंस का प्रत्यारोपण। याद करो, गांव में कहते हैं ना, मैंने लेंस की कारी करवाई, लेंस डलवाया, वो ये रोग होता है, ये वाला रोग होता है। इसमें आजकल प्लास्टिक के बने आर्टिफिशियल लेंस का टुकड़ा काम में लेते हैं, जो कहलाते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। क्या कहलाता है मित्रों? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, जो क्या करेगा, लेंस को निकाल कर उसकी जगह लेंस का जैसा काम करेगा। 1 मिनट। क्लास, हाँ, वो मैं घर जाके 10 बजे वो डेट भेज दूँ आपको रजिस्टर। चलो बढ़े आगे। हाँ भाई, लिखो आगे। नहीं, फिक्स नहीं कह सकते, फिक्स नहीं होगा। फिक्स होता तो अपन पहले इलाज कर ले, होने ही क्यों दे। हाँ, हल्का पता चलने पर इलाज किया जा सकता है, वो डॉक्टर पहचान करेगा, अपन तो कर नहीं सकते। हाँ, आर्टिफिशियली तो है ही है। मैंने ये तो बोला कि आजकल ऐसे लेंस जो आर्टिफिशियल होते हैं, इनको काम में लेते हैं, उनको क्या नाम दिया गया? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। जो भी लेंस आर्टिफिशियल है, कांच के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, और उनको अपन उपयोग में लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। तो ये तो नाम हो गया एक। हाँ, ऑक्यूलर लिखा नहीं क्या मैंने? अरे अभी लिखता हूं, रुको जरा, सब्र करो। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, बस ये लो, लिखो सर। मैं तो एकदम फ्लेक्सिबल हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैं? क्या कह रहा है? ये दुनिया बड़ी खराब है। लिखो, लिखो, क्या बोलना था मुझे? मोतियाबिंद में, हाँ लिखो। इस रोग में लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इस रोग में लेंस अपारदर्शी अपारदर्शी हो जाता है, जिससे रोगी को लेंस अपारदर्शी हो जाता है, जिससे रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। जिससे रोगी को दिखाई देना क्या हो जाता है प्यारे मित्रों? बंद हो जाता है। दिन रात कभी भी दिखाई देना बंद हो जाता है। लिखो, निवारण के लिए लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं, ट्रांसप्लांट। निवारण के लिए लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं। निवारण के लिए लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं, जिनमें कृत्रिम लेंस उपयोग में लेते हैं। कृत्रिम लेंस, आर्टिफिशियल, जिनमें कृत्रिम लेंस उपयोग में लेते हैं। कृत्रिम लेंस उपयोग में लेते हैं, जिसे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। लिख दिया? चलो बढ़ते हैं आगे। एक लिखो, रात आंधी। हाँ,
रात आंधी, रत्तौंधी, तो रात आंधी होगी ना। लिखो रत्तौंधी। अरे भाई अपनी मारवाड़ी में नाम क्या था? रात आंधी। अब अंग्रेजों को रात आंधी तो आया नहीं, तो कर दिया रातौंधी, रातौंधी, रतौंधी। याद रह जाएगा। हाँ, रात दो, रात आंधी हो गई ना फिर। तो अपन तो क्या कह रहे थे गांव में? रात आंधी। अब अंग्रेजों को तो रात आंधी आता नहीं थी, हिंदी रत्तांधी, रत्तांधी, रत्तांधी। लिखो। अच्छा, इसमें क्या होता है इधर देखो बेटा। हमारे आंख में एक कोशिका होती है जिसका नाम है सलाका, इंग्लिश में बोलते हैं रो। सलाका जो मित्रों बनती है एक वर्णक के कारण, उस वर्णक का नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है मित्रों? रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन बनता है विटामिन ए से। जब कमी होगी विटामिन ए की तो कमी होगी रोडोप्सिन की, तो कमी होगी सलाका की। और सलाका हमें अंधेरे से ज्ञान करवाती है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है मित्रों, एक होता है शंकु कौन, और एक होती है सलाका रोड। शंकु हमेशा ज्ञान करवाएगी किससे मित्रों? प्रकाश में। और ये हमेशा किसमें ज्ञान करवाएगी? अंधेरे में। आपने नाम सुना होगा उल्लू, जो केवल रात को देख सकता, दिन में नहीं, क्योंकि उल्लू के रेटिना में केवल सलाका है, शंकु नहीं। और अपने अंदर दोनों है तो हम दोनों समय देख सकते हैं। कभी आपने नोट किया, एकदम अपन अचानक अंधेरे कमरे में जाते हैं, कुछ सेकंड तक हमें कुछ नहीं दिखता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ सेकंड बाद दिखता है कि नहीं दिखता है? या मान लो आप सो रहे हो, नींद आई नहीं, ऐसे ही पड़े हो, और किसी ने आकर के आपके रूम में एकदम लाइट ऑन की, बंद बंद, तुम मेरे रूम में क्यों आया? होता नहीं होता है? तो ये कुछ सेकंड्स का फर्क होता है मित्रों सलाका शंकु के कारण। जब हम प्रकाश में होते हैं तो सलाका की संख्या ज्यादा होगी, नहीं सॉरी, शंकु की संख्या ज्यादा होगी, सलाका कम। अब जैसी अंधेरे में आई तो शंकु कम, सलाका ज्यादा। वापस प्रकाश में सलाका कम, शंकु ज्यादा। तो कुछ सेकंड का समय अंतराल रहता है, इस कारण से ऐसा होता। तो विटामिन ए की कमी होगी तो किसकी कमी होगी? रोडोप्सिन वर्णक की। तो किसकी कमी होगी? सलाका की। तो फिर रोड की, तो रोड नहीं दिखेगी रात को। हो गया समझ में रोग? तो दूर करने के लिए क्या लो? विटामिन ए। सलाका कहां से लाएगा? लिखो, देखो यह विटामिन ए की कमी से होता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें रात को या शाम को, जिसमें रात को या शाम को कम दिखाई देता है। जिसमें रात को या शाम को कम दिखाई देता है, ये रोग कहलाएगा मित्रों आपके। हाँ, ये लाइन लिख दो मित्रों। विटामिन ए से रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण होगा। चलो एक लाइन लिखो। क्योंकि विटामिन ए से रोडोप्सिन वर्णक बनता है, क्योंकि विटामिन ए से रोडोप्सिन रोडोप्सिन वर्णक बनता है, रोडोप्सिन वर्णक बनता है, तथा रोडोप्सिन वर्णक तथा रोडोप्सिन वर्णक सलाका कोशिका का निर्माण करता है। सलाका रोड सेल सलाका कोशिका बनाता है, जो अंधेरे से ज्ञान करवाती है।
जो अंधेरे से ज्ञान, जो अंधेरे से ज्ञान करवाती है। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों आपकी कौन सा रोग है भाई? रातौंधी। एक और लिख दो, जीरोप्थेल्मिया। यहां लिख दो जीरोप्थेल्मिया। लिखो जीरोप्थेल्मिया। अगला रोग लिखो जीरोप्थेल्मिया। क्या होता है जीरोप्थेल्मिया? वही जो होता है। लिखो मित्रों, यह वर्तमान में विश्व में, यह वर्तमान में विश्व में बच्चों की वर्तमान में विश्व में बच्चों के अंधेपन का कारण माना जाता है। यह वर्तमान में विश्व में बच्चों के अंधेपन का कारण माना जाता है। बच्चों के अंधेपन का कारण माना जाता है। इसमें विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आंखों का सूखापन हो जाता है। ए की कमी से आंखों का सूखापन हो जाता है। आंखें ड्राई हो जाएगी मित्रों, हमेशा गिली रहती है ना, वो गड़बड़ हो जाएगी तो कॉर्निया घिस जाता है। ड्राई हो, आंखों का सूखापन हो जाता है। और ये हमारे अंदर नहीं होगा, बच्चों के अंदर होता है। निवारण वही विटामिन ए खाओ, विटामिन ए की गोलियां। नेक्स्ट, आजकल जहां पर ऐसे रोगी ज्यादा है रतौंधी के और जीरोप्थेल्मिया के, वहां गोल्डन राइस चावल की फसल बच्चों को खिलाई जाती है ताकि विटामिन ए की पूर्ति हो जाए। वैसे अभी हम आपको पढ़ाना तो केवल इतना है, पोषक पदार्थों की कमी से रोग, पर मैं साथ में पोषक पदार्थ पूरा ही पढ़ा देता हूँ 6 के 6। ज़्यादा डीप नहीं तो बेसिक नॉलेज सबका ही दे देते हैं, तो साथ में स्रोत भी आ जाएगा कि विटामिन ए की कमी है तो क्या खाना चाहिए, तो दोनों चीज़ हो जाएगी। फिर आपका टॉपिक यूनिट एकदम कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी लंबी होगी टॉपिक, नहीं लंबा हो गया क्या? कहाँ हुआ शॉर्ट सेलेक्टिव चला? इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई, बाबूजी जो बनना है आखिर, क्योंकि पेपर का लेवल भी रहता है, बड़े हैं आगे। और क्वेश्चन भी तो 50 है, कोई 4-5 क्वेश्चन तो है नहीं साइंस के, उस हिसाब से भी पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर भी तो ज़्यादा है और रोग आते भी ज़्यादा है आज के ज़माने में कंपटीशन के अंदर। हर कंपटीशन लगभग जनरल साइंस में रोग आता ही आता है। इसलिए मैंने यही कोशिश की कि आपको नोट्स के अलावा दूसरी कॉपी पढ़ने की, दूसरा गाइड रजिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, सभी बातों को एक जगह लिखा दे। फिर यही जरूरत पड़े फिर आए क्यों यहाँ? इसीलिए तो आए हो कि सब पूरा मैटर एक जगह मिल जाए। यही प्रयास किया है मैंने कि आपको इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और ज़्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता होगी, ताकि रिपीट होता रहे, रिवीजन होता रहे। बढ़े आगे। तो नेक्स्ट लिखो, हो गए रोग बहुत है ना आंखों के, तो कितने हो गई है? मैन तो बढ़ा ही दिए मैंने आपको इसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं। और वर्णांता वो भी आंख का रोग है, पर हमने पहले ही पढ़ लिया अनुवांशिक, नहीं तो 8 हो जाता है ना। तो सीधे बात करते हैं पोषक पदार्थों की। लिखो पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशियंस। हलेंगे गो नया टॉपिक अच्छे से अलग से, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशियंस। बीमारियां तो खूब है बेटा, मैंने क्या बोला, पूरी बीमारियां मैं जिंदगी में पूरी नहीं पढ़ा सकता, ये लाइन में हमेशा बोलूंगा।
अब बेटा 80-90 बीमारियां पढ़ा दी, अब और कितनी पढ़ाऊं बताओ। और बीमारियां तो और भी कई सारी है जो मैंने नहीं पढ़ाई है, ये आपको पता है और मेरे को ही पता है। पर इसमें वही बीमारी पढ़ेंगे जो 6 से 12वीं की किताबों में दी हुई है, तो मैंने वही पढ़ाई है। ये तो कल भी अखबार में आ जाए, फलाना ढीकड़ा पोंछड़ा, समझे ना। तो वो अब सभी कवर करना संभव भी नहीं है, और पढ़ोगे तो भी संभव नहीं है, याद रखना भी। चलो तो लिखो पोषक पदार्थ। लिखो वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, या वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं या ऊर्जा प्रदान करने में, या ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं या ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्जा प्रदान करते हैं या मित्रों ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करते हैं, उसको अपन हमेशा क्या कहते हैं मित्रों, पोषक पदार्थ कहते हैं। बताओ पोषक पदार्थ कितने होते हैं। देखो यह 6 होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया। लिख दो, यह 6 होंगे, 6 एकदम फिक्स। यह 6 होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया। यह 6 होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में डिवाइड किया मित्रों? 2। कौन कौन से? एक ये एक वो 2। दो कौन कौन होंगे? एक लिखो मित्रों वृद्ध यानी कि मैक्रो, दूसरे होंगे सूक्ष्म यानी कि माइक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो, इधर देखना, छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करते हैं यहीं से, फिर एक साथ लिख देंगे। मित्रों वृद्ध कितने होते हैं अगर आपसे ये पूछे तो याद रखना वृद्ध जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन? एक तो होंगे कार्बोहाइड्रेट, कौन होगा मित्रों? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होगा वसा, और तीसरा होगा प्रोटीन। कितने होंगे प्यारे मित्रों? 3 तो क्या हो जाएंगे आपके? वृद्ध पोषक। और इधर लिख दो इनको सूक्ष्म पोषक। यह इसको अपन क्या बोलते हैं मित्रों? माइक्रो। और ये माइक्रो कितने होते हैं? 3। विटामिन, जल और खनिज लवण, ये 6 होंगे। इधर बताओ मुझे शरीर में सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना मित्रों शरीर में सबसे जल्दी पाचन, सबसे जल्दी कौन पचेगा मित्रों? सबसे जल्दी पाचन पूछिए तो कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के बाद पचेगा तो हम कह सकते हैं सेकंड पाचक, द्वितीय पाचक। और प्रोटीन क्या हो जाएगा मित्रों? तृतीयक नहीं बेटा, अंतिम पाचक। क्या होगा बताओ? अंतिम क्यों लिखा?
क्योंकि इनके बाद किसी का शरीर में पाचन नहीं होता। तो प्रश्न ये पूछिए, बताओ शरीर में किसका पाचन होता है? अच्छा एक प्रश्न दे दूं, निम्न में से शरीर में किसका पाचन नहीं होता? ऑप्शन आ जाए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। आंसर होगा विटामिन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीन ऐसे हैं जो शरीर में पचेंगे और ऊर्जा देंगे, और विटामिन, जल और खनिज लवण ये तीन ऐसे हैं जिनका पाचन तो कभी नहीं होगा बट पचाने के लिए आवश्यक होंगे। ऊर्जा देते हैं या ऊर्जा देने में सहायक होते हैं, वो पोषक पदार्थ होते हैं। तो आज के बाद याद रखना, पाचन कितनी चीजों का होगा शरीर में? तीन। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे जल्दी कौन पचेगा? और उसके बाद तो बताओ सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देगा? देगा कि नहीं देगा भाई? तो सबसे जल्दी ऊर्जा भी यही देता है। तो कोई खिलाड़ी थका हुआ है, मैदान में गिर रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ये वसा क्या हो जाएगा मित्रों? सबसे ज्यादा ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा। और सबसे कम ऊर्जा कौन देगा तीनों में? प्रोटीन। अच्छा, 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम वसा लेते हो तो 9.3 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन लेते हो तो लगभग 4.0 किलो कैलोरी। और ये तीनों क्या होंगे मित्रों? ऊर्जा देने में सहायक। सीधा प्रश्न बताओ, सबसे जल्दी किसका पाचन होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। ज्यादा ऊर्जा कौन देगी? अरे भाई सबकी मात्रा बराबर ले तो ज्यादा ऊर्जा किससे मिली? लेकिन शरीर में रोज ऊर्जा ज्यादा किससे प्राप्त करते हो? सब ज्यादा रोटी खाते हो। शरीर में जितनी ऊर्जा रोज उत्पन्न होती है उसका 60% ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। वैसा तो कितनी खाते हो? क्या घी पीते हो क्या रोज? तो फिर नोट करो। लिखो सा, सीधा लिख दो ना। इसमें क्या बोलूं? बोलो इसमें।
हो गया भाई? लिख दिया होगा। कौन कौन लिख रहा है? तो लगभग लिख दिया। तो एक एक को थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़ते हैं। लिखो कार्बोहाइड्रेट। नंबर एक लिखो कार्बोहाइड्रेट। नंबर एक कार्बोहाइड्रेट। बताओ मित्रों, कार्बोहाइड्रेट किसको कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट किसको कहेंगे? जिसको कहेंगे उसी को कहेंगे। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की विशेषता? किसकी बात कर रहे हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट। देखो मित्रों, वे पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, वे पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। वे पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। 1:2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा प्यारे मित्रों? 1:2:1। उसको क्या नाम देंगे? कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत? फिर लिखो शरीर में, हाँ आगे पॉइंट पॉइंट बना के लिखते रहो। देखो शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत, शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है क्योंकि लगभग 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्योंकि लगभग जितनी भी रोटी खाते हैं मित्रों, उनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा। लगभग 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो कुल ऊर्जा हमें लगभग कितनी मिलती है मित्रों? उसका 60% हमें रोज का किससे मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो मुख्य स्रोत हो गया अपने बॉडी के अंदर ऊर्जा का। अच्छा, कोई खिलाड़ी थका हुआ है, थकान में, तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट में भी क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। क्योंकि सरल से सरल कौन है? तो लिखो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या दे, या सबसे छोटी इकाई, यूनिट इकाई क्या होगा मित्रों? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई लिख दो प्यारे मित्रों, ग्लूकोज होता है। इकाई क्या होगी मेरे भाई? ग्लूकोज। अच्छा लिखो मित्रों, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलेगा? स्रोत। सोर्स लिखो मित्रों इसके। क्या स्रोत होंगे कार्बोहाइड्रेट के? स्रोत लिखो सभी अनाज। स्रोत क्या होंगे? सभी अनाज।
अनाज में कौन आएगा? लिख दो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा और किस्म होता है दूध में, और किस्म होगा मित्रों आलू में और केला में, ये मुख्य स्रोत है। तथा सभी शर्कराएं, ऑल सुगर्स, सभी शर्करा भी क्या होती है मित्रों? कार्बोहाइड्रेट। ऑल सुगर्स, सभी शर्करा। शर्कराएं जैसे आलू में कौन सी शर्करा सबसे ज्यादा होती है? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आलू में। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। कई बार आया हुआ प्रश्न है ये तो एग्जाम में। तो कुछ शर्कराओं के स्रोत लिखते हैं मित्रों। लिखो शर्कराओं के स्रोत। कुछ शर्कराएं लिखते हैं जो सीधे सीधे पूछ ले एक आध तो। जैसे लिखो ग्लूकोज सबसे ज्यादा किस में होता है? ग्लूकोज, मुख्य रूप से ग्लूकोज पाया जाता है, ग्रेप शुगर बोलते हैं बेटा इसको। ग्रेप्स शुगर यानी कि अंगूर में होता है। स्टार्च किस में होता है मित्रों? स्टार्च, याद करो स्टार्च आलू में होता है। याद करो माल्टोज, माल्टोज किस में होता है? अनाज में। याद करो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किस में होगा मित्रों? फल में और शहद में। और मित्रों सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? प्राकृतिक, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज, जो शहद में होगी ज्यादा मात्रा। कृत्रिम सैक्रीन दो उद्योगों में काम में लेते हैं ना। ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज। बताओ सुक्रोज सबसे ज्यादा किस में होता है? गन्ना में। इसको आप टेबल शुगर भी कह सकते हो, क्योंकि टेबल पे कौन होगी? शक्कर। और शक्कर किसकी बनी होती है? गन्ना की। और गन्ना में क्या होता है? सुक्रोज। तो गन्ना से बना है, यानी कि आपसे पूछ ले चीनी में और गुड़ में मीठेपन का राज। चीनी व गुड़। तो आंसर क्या होगा अपना? सुक्रोज। हाँ चीनी, अरे वो वाली चीनी। यार मेरे कौन सी हिंदी पढ़ाना है और तुम्हें? तो हिंदी वाले जाने, साइंस वाले को वो हिंदी थोड़ी आती है या इंग्लिश थोड़ी आती है, उसको तो अपने शब्दों से मतलब है। लिखो आगे लैक्टोज। लैक्टोज किस में होगा मित्रों? दूध में। लैक्टोज। सेलुलोज पादप के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ शुगर शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है मित्रों ये सभी। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट तो अगला लिखो, हो गया कार्बोहाइड्रेट, बेसिक जानकारी इसकी। तो अगला लिखो नंबर 2 वसा, फैट। कार्बोहाइड्रेट में नहीं, इसमें कमी से ऊर्जा होगी कम, थकान। जहां होगा मैं बिना कहीं लिखा दूंगा। लिखो वसा, फैट। वसा में भी मुझे तो रोग पढ़ाने हैं, लेकिन मैं बेसिक जानकारी हल्की सी दे के चल रहा हूँ, वरना मैं सीधा लिखा देता विटामिन रोग, प्रोटीन रोग। पर मैंने कहा थोड़ी बेसिक जानकारी लेके ही चले, टॉपिक काम आएगा, एग्जाम कहीं ना कहीं देने ही आप लोगों को।
इसलिए, वरना यहां तो सीधा रोग था। तो लिखें आगे वसा फैट। ये तो बेटा मैंने जानबूझ के लिखाया है, थोड़ा सा लिंक करके, समझ गया आप भी। लिखो वसा फैट। लिखो वे पदार्थ जिनमें, वसा के अंदर लिखो वे पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाए जाते हैं। लिखा, क्या लिखा मित्रों? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। याद रखना, सत्य सत्य लाइन। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी मित्रों? कम होंगे। कौन? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बट फर्क क्या है? वहां रेशियो फिक्स था, या रेशियो भी नहीं, और ऑक्सीजन की कमी। वसा 3 प्रकार की होती है मित्रों, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। पर आपको मैं सीधे ही लिखा देता हूं, संतृप्त और असंतृप्त। लिखो वसा के 2 प्रकार लिखो आपके सीधे सीधे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। बताओ मित्रों, संतृप्त किसको बोलेंगे? सैचुरेटेड को। और अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड। संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मित्रों संतृप्त वो होगी जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अब डबल और सिंगल तो कई बार समझ में नहीं आता है। एक देसी तरीका जो एनिमल से मिलती है वो संतृप्त, और जो पेड़ पौधों से मिलती है वो असंतृप्त। हाँ, वनस्पति से। मित्रों लिखो, जो सामान्य ताप पर जमती है, सामान्यतः जम जाती है, ठोस हो जाएगी। जो सामान्यतः जम जाती है उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त। जो सामान्यतः जम जाएगी। लिखो, सामान्यतः जम जाती। एग्जाम्पल, जंतु से प्राप्त वसा। जंतु से प्राप्त वसा जैसे घी, मक्खन, बटर। और यहां लिखो, जो सदैव तरल रहती है। कौन सी अवस्था में रहेगी मित्रों? लिक्विड फॉर्म। एग्जाम्पल, वनस्पति से प्राप्त वसा जैसे मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल, वनस्पति से प्राप्त। तो जो वनस्पति से मिलती है वो कौन सी हो जाएगी प्यारे मित्रों? आपके असंतृप्त। ठीक है? हाँ बोलो। हाँ मुझे पता था बोलोगे, तो बोल दो, मस्ती से बोलो। नारियल का तेल क्या होगा मित्रों? असंतृप्त अपवाद है। हाँ अपवाद है। किससे मिल रहा है? तो मैंने क्या लिखा फिर? वो उस चीज को, डाउट को दूर करने के लिए तो जंतु और वनस्पति लिखा,
नहीं तो घी मक्खन लिख के छोड़ देता ना। आपका डाउट के लिए तो मैंने लिखा एनिमल से मिलने वाली और पेड़ पौधों से मिलने, क्यों लिखा ये शब्द? कंफ्यूजन दूर करने के लिए। वरना उदाहरण सीधे लिख देता ना तेल, तो भी तो चलता, पर नहीं, ध्यान भी तो होना चाहिए, गड़बड़ नहीं हो। नेक्स्ट लिखो नोट, नोट जितनी इच्छा हो। आपने नाम सुने कभी स्टेरॉइड्स? ये क्या होते हैं और किससे बनते हैं? वसा से। तो लिखो मित्रों, स्टेरॉइड्स का निर्माण, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का निर्माण वसा से होता है। स्टेरॉइड्स का निर्माण वसा से होता है। स्टेरॉइड्स का निर्माण किससे होगा मित्रों? फैट, वसा से। तो हमें जो वसा मिलती है वो वसा शरीर में स्टेरॉइड्स बनाती है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? लिखो, स्टेरॉइड्स की परिभाषा लिख दो। वे पदार्थ जो एंजाइम व हार्मोन निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं। एंजाइम व हार्मोन निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं। एंजाइम व हार्मोन निर्माण हेतु क्या होंगे मित्रों? आवश्यक, जरूरी होते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? स्टेरॉइड्स। लिखो, सबसे महत्वपूर्ण स्टेरॉइड्स कौन सा शरीर में? सबसे महत्वपूर्ण स्टेरॉइड्स बताओ मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण स्टेरॉइड्स कौन है जो शरीर में बहुत जरूरी है होना? वो है कोलेस्ट्रॉल। तभी तो एंजाइम हार्मोन की कमी होती तो स्टेरॉइड्स देते हैं। मधुमेह की, डायबिटीज के रोगियों को स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि एंजाइम हार्मोन का निर्माण हो। और जो ज्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आती है, क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक है। लिख ही दिया होगा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण पूछिए तो कौन हो गया? और सबसे ज्यादा उपयोग में कौन लेता है? दैनिक जीवन में कौन से स्टेरॉइड्स लेते हैं? देखो, दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाले स्टेरॉइड्स, दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा, दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाले, सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाले स्टेरॉइड्स एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन है मित्रों। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन है, जिनका उपयोग महिलाएं, जिनका उपयोग महिलाएं, जिनका उपयोग महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में करती हैं। जिनका उपयोग महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में करती हैं। मित्रों ध्यान रखना थोड़ा सा, महिलाएं किसके रूप में करेगी? गर्भ निरोधक गोलियों में। जब भी आपका अभी ब्रेक होगा तो थोड़ा आवाज मत करना, पास में दूसरी क्लासें भी चल रही है, विशेषकर सीडीओ के अंदर थोड़ा ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।